साथियों नमस्कार। SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शेक्सपियर का एक सानेट है, सानेट नंबर 29। और ये सानेट इसलिए आपका ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस LT में ये आपका लगा है और यहीं से आपकी शुरुआत ही होती है। जैसे LT का जो आपका सिलेबस है, जो उसमें पोएट्री वाला सेक्शन है, जैसे आप यहाँ देखना चाहेंगे तो पोएट्री वाले सेक्शन में इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये आप देखें, पोएट्री वाले सेक्शन में सानेट नंबर आपका ये देख रहे हैं, सानेट नंबर 29 से ही आपका स्टार्ट ही होता है। गुड इवनिंग दीपशिखा शर्मा जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? एक बार ज़रा कंफर्म कराइएगा। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सानेट का आपका टाइटल क्या है? जैसा कि आपको पता है, शेक्सपियर ने जो है सानेट लिखे हैं, 154 सानेट उन्होंने लिखे हैं। तो उस 154 सानेट में आपका ये सानेट नंबर 29 है, उसकी जो सीरीज़ निकाली जाएगी। इसका टाइटल क्या है? व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन्स आई। तो ये आपका जो सानेट है, इसको आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो उस समय बड़ा परेशानी में चल रहा होता है और अपनी कंडीशन वो दूसरे लोगों से करता है, दूसरे उन लोगों से करता है जो बड़े सुखी माहौल में हैं, जिनके पास आशा है, जिनके पास जीने की उम्मीद है। तो वो उनसे करता है कि काश मेरा भी ऐसा होता। और लास्ट में फिर वो खुद ही आंसर करता है कि जो मेरे पास बेहतर चीज़ है उनमें मुझे खुश रहना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसको सोच करके मुझे दुखी होना चाहिए। पूरे सानेट का 2 लाइन 3 लाइन में पूरा सारांश आपका या पूरी समरी यही है। ठीक, अब इसमें देखो, शेक्सपियर ने ये सानेट आपका लिखा है, सबको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पब्लिकेशन, सारे सानेटों का पब्लिकेशन किस में हुआ था? 1609 में। शेक्सपियर के जितने भी सानेट थे उनका पब्लिकेशन 1609 में हुआ था। अब क्योंकि ये सानेट है, और सानेट कितना है? एक सानेट है, तो आप बताइए लाइन कितनी होगी? अगर जो ये सानेट है तो इसमें लाइन कितनी होगी, कितनी लाइन्स होगी बताइए? इस पोएम में अगर जो ये सानेट है तो लाइन कितनी होंगी बताओ? देखिए, दीपशिखा शर्मा जी ने तुरंत आंसर किया 14। तो 14 लाइन इसमें होती है भाई। एक सानेट है तो एक सानेट में आपकी मैक्सिमम 14 लाइन ही होंगी। ये देखिए, अब शेक्सपियर ने, आपको पता होगा कि सानेट को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, बल्कि 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। एक जो पहला सेक्शन इनका होता है वो उन्होंने WH को एड्रेस किया है, फेयर यूथ जिसको आप बोलते हैं। दूसरा फिर डार्क लेडी को किया है, और इन्होंने जो है 2 सानेट इनको एड्रेस किया है, जो है क्यूपिड को। तो ये आपके सिस्टम होते हैं। तो इनमें जो ये 29 है तो जाहिर सी बात है फेयर यूथ के सीक्वेंस में आएगा। तो ये जो सानेट है, इसमें जो जिससे इन्होंने तुलना करने की बात की है वो यहाँ पे आपका फेयर यूथ ही है। अच्छा, अब क्योंकि पोएम है, ठीक है, पोएम है तो जाहिर सी बात है इसमें मीटर ज़रूर होगा। विदाउट मीटर के पोएम होती नहीं है। तो इसमें मीटर कौन सा लगा होगा? तो जो इसकी एक लाइन है, जो सोनेट की जो एक लाइन है, एक लाइन में कितने फीट हैं? आपको 5 फीट मिल रहे हैं। और उन फीटों की क्वालिटी कैसी है? तो इसके जो फीट होते हैं वो आइम्बिक जो है क्वालिटी वाले होते हैं। समझ रहे हैं? 4 और 1 ये 5। तो ये बोला जा सकता है, आप इसको बोल सकते हैं कि इसका मीटर कैसा है? तो आइम्बिक पेंटामीटर वाली लाइन है इसकी, आइम्बिक पेंटामीटर यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब चलिए इसी में आगे देखते हैं।
अब देखो शेक्सपियर ने सानेट कैसे लिखे हैं। देखो सानेट दो टाइप के आपके होते हैं। सानेट अगर जो देखा जाए आपके उसमें दो टाइप आप पा सकते हैं, जैसे पेट्रार्कियन सानेट है और दूसरा उसके बाद इंग्लिश सानेट आपका आ जाता है। तो जो पेट्रार्कियन सानेट होता है वो ऑक्टेव सेस्टेट वाले पैटर्न पे लिखा जाता है। ऑक्टेव और सेस्टेट का मतलब क्या होता है, एक स्टेंजा बनेगा 8 लाइन का और दूसरा स्टेंजा आपका बनेगा 6 लाइन का। ठीक, ये तो हो गया पेट्रार्कियन पैटर्न। अब शेक्सपियर ने क्या किया, या इंग्लिश इंग्लिश सानेट में जो था, इंग्लिश जो सानेटियर लोग थे उन्होंने क्या किया कि जैसे इसमें टोटल कितनी लाइन होगी, 14 लाइन होगी आपकी। तो इसी 14 लाइन को इन्होंने डिवाइड कर दिया 4 में, 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन 4, और ये 4 8 और 4 12 और लास्ट में 2। ठीक, तो 12 2 14। तो कहने का मतलब 4 लाइन है तो इसको क्वार्टरेन बोला गया, फिर इसको क्वार्टरेन बोला गया, इसको क्वार्टरेन बोला गया, और ये आपका कपलेट हो गया। ठीक है, तो शेक्सपियर ने ये वाला पैटर्न फॉलो किया है, समझ रहे हैं। शेक्सपियर ने ये वाला पैटर्न फॉलो किया है। अब इसमें ऐसे भी बताया जा सकता है 3 क्वार्टरेन फॉलोड बाई कपलेट। भाई ये 3 क्वार्टरेन है, कपलेट जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो इनमें ये चीज़ आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, पेट्रार्कियन सानेट में क्या होता है, देखो पेट्रार्कियन सानेट में क्या होता है कि जो आपका वो लगता है वोल्टा, वोल्टा का मतलब होता है चेंज ऑफ थाट, वो 8 लाइन के बाद आता है। उसको वोल्टा को कामा से एक्सप्रेस किया जाता है, कामा को बोलते हैं सीजरा। तो ये कामा से एक्सप्रेस करते हैं, तो 8 लाइन के बाद वोल्टा आता है। यहाँ पे वोल्टा कितना आएगा, तो ये वोल्टा आएगा आपका जो है 12 लाइन के बाद यहाँ पे आता है। मतलब अमूमन शेक्सपियर के जितने भी आपको सानेट मिलेंगे, सानेट में ज़्यादातर में 12 लाइन के बाद आपको वोल्टा मिलेगा। हाँ, अब उसके बाद ये जो कपलेट होता जैसे ये है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन क्रिएट होगा, उसमें आंसर दिया जाएगा, तो एक टाइप से यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है। तो ये 4 में समस्या क्रिएट की जाती है, फिर 2 लाइन में सलूशन दिया जाता है, तो इसको कंक्लूडिंग कपलेट भी बोला जाता है। शेक्सपियर के जो ये सानेट होता है कंक्लूडिंग कपलेट भी बोला जाता है। अब कंक्लूडिंग कपलेट होता है तो इसमें एपिग्रामेटिक फीलिंग भी होती है। तो कंक्लूडिंग कपलेट, एपिग्रामेटिक फीलिंग, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो अगर जो ये सब शब्द पूछे जाते हैं तो आपको जो है इनसे परिचित होना है। ये सामान्य सी चीज़ आपको बताई गई। ठीक, अब देखो राइम स्कीम जो होती है सानेट की, सबकी शेक्सपियर की यही है, ए बी सी डी ई एफ जी। इनके जितने सानेट हैं मोस्टली की यही होती है। लेकिन जो ये सानेट नंबर 29 आप पढ़ने जा रहे हैं, इसने ये फॉलो नहीं किया है, ये वाला फॉलो नहीं किया है। इसने फॉलो क्या किया है, इसने थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे दिया है, आप इसको देखें। इनके जो सानेट हैं ये राइम स्कीम पे ये चल रहे हैं, ए बी और सी डी ई एफ और सॉरी ई बी और उसके बाद लास्ट में जी आप देख रहे हैं। तो ए बी सी डी कहने का मतलब 8 लाइन तक 2 क्वार्टरेन तक ठीक चला है, और उसके बाद इधर वाले में थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये वेरिएशन मिलता क्यों है बताइए, ये जो वेरिएशन मिल जाता है ये वेरिएशन मिलता क्यों है। भाई अच्छा खासा चल रहा था, शेक्सपियर सब कुछ लिख रहे थे, ठीक है, उनका यही पैटर्न था। तो ये सी डी चलाने के बाद फिर ये ई और यहाँ पे ये बी, दोबारा से इनको बी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। ये दो जो यहाँ पे बी छोड़ दिया गया था, ये बी दोबारा से लाए हैं, क्यों लाए हैं बताइए, ऐसा क्यों होता है कि पुरानी लाइनों को ऐसा कौन सी सिचुएशन उनके सामने बनी होगी कि उसको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ गई। ऐसी क्या होती है पोइट्री में, ऐसी सिचुएशन क्या होती है बताओ, आप कमेंट करिए जल्दी से। मतलब ऐसा किया क्यों जाता है, जैसे होता तो है लेकिन क्यों होता है। नॉर्मल वे में भी तो शेक्सपियर लिख सकते थे, ये इतना जो है उठापटक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों इन्होंने ऐसा कर दिया बताइए।
कमेंट करिए जल्दी आप लोग। कहने का मतलब जो बी इन्होंने छोड़ दिया था, जो इनका नॉर्मल पैटर्न, ये जिस वे में इन्होंने लिखा, ये इनका नॉर्मल पैटर्न नहीं है, तो बी को दोबारा यहाँ लाने की ज़रूरत इनको क्यों पड़ गई? ऐसी कौन सी जो है अपरिहार्य कंडीशन बन गई कि इनको यहाँ पे बी लाना पड़ा? बताइए। देखो, जो ये आप क्या पढ़ रहे हैं, देखो मिथिलेश कुमारी ने बताया है रिदम के लिए, ठीक है, मीटर मेंटेन करने के लिए इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है रिदम के लिए। हाँ चलो, एक कारण ये मान लिया जाता है रिदम के लिए। तो रिदम तो भाई प्रॉपर वे में भी तो हो सकता था, जैसे जो रिदम आप ए बी सी डी ई एफ जी जी, जो इनका पैटर्न ये वाला चल रहा था, इसमें भी तो रिदम बन जाता। फिर ये बी जो यहाँ इन्होंने छोड़ दिया था, ये बी दोबारा क्यों लेकर के आए? जैसे सब सानेट लिखे थे वैसे ये भी लिख डाले होते। ऐसा तो है नहीं इनके पास शब्दों की कमी रही होगी। रिदम के लिए होता है वो ठीक है, नॉर्मल वे में जो आपने आंसर किया ठीक है, लेकिन ये रिदम लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखो, उसका मेन कारण ये होता है कि आप फोकस किस पे करना चाह रहे हैं। फोकस आपका किस पे होगा? देखो, सिचुएशन जब आप पढ़ेंगे, अभी सानेट आप पढ़ेंगे तो आपको सिचुएशन मिलेगी। यहाँ जो बी वाली लाइन आपको मिलेगी, कहने का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन आप देखिएगा। चौथी लाइन के बाद जब नीचे से आप पांचवी लाइन पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा इसकी मीनिंग को यहाँ पूरा किया जा रहा है। तो इम्फेसिस डालने के लिए, कोरिलेट करने के लिए, जोड़ डालने के लिए ये सब सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है। समझ रहे हैं? ये सब टोटल जो है जोड़ डालने का, वो कहने का मतलब फोकस करने का। जैसे आपने शेर और सुना होगा, शेर, तो शेर में एक पंक्तियों को दो बार क्यों पढ़ा जाता है? जैसे एक पंक्ति को दो बार क्यों पढ़ा जाता है? जैसे कहते हैं मुँह जबानी न बताता कि मोहब्बत क्या है, फिर बताएंगे मुँह जबानी न बताता कि मोहब्बत क्या है। तो मतलब अब इस लाइन पे वो फोकस करना चाहता है। समझ रहे हैं? इस लाइन पे वो फोकस करना चाह रहा है। मतलब अब सारे लोग, जैसे एक बार पढ़ा गया, पब्लिक ध्यान नहीं दी, दोबारा फिर पढ़ दी, अब अटेंटिव होकर सुन रहे हैं, तो मीनिंग आपकी तभी निकलेगी जब आप लाइनों को ध्यान से सुनेंगे। तो जो पोएट होता है, पोएट इसीलिए ये सब सारी चीज़ें करता है क्योंकि उस पर उसका फोकस डलवाना चाहता है। बिना आप उससे कोरिलेट किए मीनिंग निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें की जाती है। तो ये कोरिलेट करवाने के लिए दोबारा से इन्होंने ये पैटर्न अप्लाई किया है। चलिए, अब ये हो गई नॉर्मल चीज़, ठीक। अब उसके बाद देखो, ये आपकी यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो जाता है। ये टेक्स्ट शुरू हो जाता है, अभी टेक्स्ट का भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा आपका, ठीक। और इसकी कुछ और चीज़ें हैं, वो भी आप इसी के साथ समझते चलें। अब देखो, एक है विलियम मैकरो, विलियम मैकरे, इनका जो है, इन्होंने एक क्रिटिक हैं ये, इन्होंने जब शेक्सपियर का सानेट नंबर 29 देखा तो इनको यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिली। दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने का मतलब दो चीज़ें इनको यहाँ पे डिफरेंट मिल गई। यहाँ पे इनको दो चीज़ें डिफरेंट मिली। जैसे और जो इनके सानेट थे, इन्होंने और शेक्सपियर के सानेट पढ़े हैं, लेकिन उन सानेट्स से सानेट नंबर 29 में इनको दो चीज़ एक्स्ट्रा मिली। वो दो चीज़ क्या है? वो तो पहली चीज़ ये देखो, पहली चीज़ ये क्या है कि इन्होंने व्हेन और देन वाला पैटर्न को यहाँ पे छोड़ दिया है। जैसे शेक्सपियर क्या है, व्हेन देन का मतलब समझ रहे हैं? व्हेन का मतलब हो गया क्वेश्चन क्रिएट करना, और देन का मतलब उसका आंसर देना। समझ रहे हैं? तो जैसे बताया नहीं गया, आपको बताया नहीं गया था कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर लास्ट में सांत्वना दी जाती है। तो अब इसी जो देन है, व्हेन से तो इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन देन की जगह इन्होंने एट यूज़ किया है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो व्हेन और देन वाला पैटर्न होता है, ये पैटर्न इन्होंने ड्रॉप किया है। और सानेट में इनके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने व्हेन देन का पैटर्न ड्रॉप किया है। एक आपके परीक्षा के लिहाज से ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या, दूसरी चीज़ जो है, इनका जो यूनिक थिंग यहाँ पे क्या है, वो राइम स्कीम है। वो राइम स्कीम है जो अभी ऊपर हमने आपको बताया है। इसीलिए राइम स्कीम इसका हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि ये आपका जो है 8 लाइन तक तो ठीक चले हैं। 8 लाइन के बाद फिर जो है अपने जो पारंपरिक इनका पैटर्न था राइम स्कीम वाला, वो इन्होंने छोड़ दिया था। बी की दोबारा इन्होंने जो है रिपीटिशन कर दी है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेगी। तो दो चीज़ आपको क्या डिफरेंट मिली?
पहली डिफरेंट मिली आपको कि व्हेन देन का पैटर्न इसने फॉलो नहीं किया है, किसने, सानेट नंबर 29 ने। दूसरा इन्होंने क्या किया है, जो इनकी पारंपरिक राइम स्कीम है शेक्सपियर की, ए बी ए बी, और ये वाली जो आपकी जो है पारंपरिक जो स्कीम है, ये पारंपरिक स्कीम इन्होंने जो है 8 लाइनों तक फॉलो किया है। उसके बाद इन्होंने जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिया है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ किसके अकॉर्डिंग टू है, क्रिटिक हैं, तो क्रिटिक के अकॉर्डिंग टू ये चीज़ आपको जो है बताई गई है। और आगे आप देखें, अब देखो इसमें जो है जो स्टेट शब्द है, समझ रहे हैं, एक इसमें आपका जब सानेट आप पढ़ेंगे तो स्टेट वर्ड आता है, स्टेट वर्ड, ठीक। ये स्टेट वर्ड यहाँ पे 3 बार आया है और तीनों की मीनिंग डिफरेंट है। तो एक टाइप से आप ये समझ सकते हैं क्या है, एक टाइप से समझ सकते हैं ये पन का उदाहरण है। यहाँ पे जो स्टेट आपके आए हैं, स्टेट आपके जो है 3 टाइम्स आए हैं और तीनों बार के स्टेट की मीनिंग अलग अलग है, समझ रहे हैं। पहला वाला जो आपको स्टेट मिलेगा, स्टेट कहाँ मिलेगा, वो स्टेट मिलेगा जो है लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 2 में ये आपका स्टेट मिलेगा। तो ये स्टेट की मीनिंग क्या होगी, स्पीकर की कंडीशन, समझ रहे हैं। यहाँ पे जो आपको स्टेट मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये होगा स्पीकर की कंडीशन को ये एक्सप्रेस करने के लिए स्टेट वर्ड का यूज हुआ है, कहाँ पे, लाइन नंबर 2 में। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा स्टेट, दूसरा आपको मिलेगा लाइन नंबर 10 में, समझ रहे हैं। इस स्टेट का मतलब क्या होगा, लाइन नंबर 10 में आपको स्टेट वर्ड दोबारा से मिलेगा। तो अब इसकी मीनिंग डिफर है, लाइन नंबर 2 वाले से इसकी मीनिंग डिफर है। यहाँ पे जो है ये स्टेट का मतलब क्या होगा, स्टेट का मतलब होगा माइंड सेट। जो लाइन नंबर 10 में स्टेट वर्ड आया है उसका मतलब क्या होगा, माइंड सेट। फिर आपको लाइन नंबर 14 में स्टेट मिलेगा, समझ रहे हैं। यहाँ स्टेट का जो है मीनिंग क्या होगी, मोनार्क ऑफ किंगडम। ये जो है मोनार्क ऑफ किंगडम वाले सेंस में यहाँ पे जो है ये चीज़ आई है। तो यहाँ पे 3 बार आपको स्टेट वर्ड मिलेंगे पूरे में और तीनों की मीनिंग अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे कुछ जो है विशेष विशेष चीज़ है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। बाकी परीक्षा में आपसे एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए मैं पहले इसको पहले कवर कराए दे रहा हूँ आपका, कि जिससे आपका जो है ज़्यादा समय खराब ना हो। तो फिर उसके बाद जो है ये इनका शेक्सपियर का सानेट 29 जो है नंबर 29 वाला सानेट इनका इतना आप इसको फेमस मान सकते हैं, इतना यूज़फुल मान सकते हैं कि जो टी.एस. इलियट हैं, टी.एस. इलियट ने अपने एक वर्क में इन्होंने इसका रेफरेंस दिया है, समझ रहे हैं। टी.एस. इलियट ने अपने एक वर्क में, ये वर्क इनका ये है एस बिंड से, इसमें इन्होंने सानेट नंबर 29 का रेफरेंस दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने कट कर दिया। जैसे कुछ मूवी इसी सानेट नंबर 29 से रिलेटेड है और वो मूवी आपकी जल्दी जल्दी की है, बहुत पुरानी मूवी नहीं है, जल्दी जल्दी की मूवी है। तो उतना जल्दी का आपका आता ना, इसलिए हमने उन सब चीज़ों को कट कर दिया। ये ज़रूरी था इसलिए हमने इनको लिया है। और अगर जो जिनको पढ़ना होगा आप बताइएगा, इसकी ओरिजिनल PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो सिर्फ शौकिया पढ़ना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको वो चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे मिली। अब यहाँ से आपका क्या शुरू होता है, यहाँ से पोएम का आपका टेक्स्ट शुरू होता है, समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे इस पूरी पोएम में, इस पूरी पोएम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस पूरी पोएम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको लाइनें 14 मिल रही हैं लेकिन सेंटेंस कितने हैं, तो सेंटेंस टोटल एक ही है। पूरी 14 लाइन मिल करके सेंटेंस एक ही मिलेगा। और वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कहने का मतलब व्हेन से स्टार्टिंग हो रही है और लास्ट में मतलब कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन बन रही है व्हेन वाली एक कंडीशन और लास्ट में प्रिंसिपल क्लास पीछे लगा है, समझ रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास इसमें पहले लगे हैं, मेन क्लास आपका पीछे लगा है, ठीक है। और आपका मेन क्लास शुरू कहाँ से होता है, मेन क्लास आपको शुरू यहाँ से मिलेगा, लाइन नंबर 9 से इसकी आप देखेंगे एंडिंग होगी और यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी। अब आपका मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसको आप प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास बोलते हैं, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये सब इसके क्रिटिकल एनालिसिस थे। अभी कैसा क्रिटिकल एनालिसिस हमने बताया, पोएम का सिर्फ फार्म का, कौन कौन लोग इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, समझ रहे हैं, आपके पोएम का स्वरूप क्या है,
मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये दूसरों से डिफरेंट कैसे है, इसमें राइम स्कीम डिफरेंट कैसे है, ये सब सारी चीज़ों को आपको बताया गया है। अब देखो इसका लाइन बाय लाइन आप एक्सप्लेनेशन, यहाँ से आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि इसमें जो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब पोएट मतलब शेक्सपियर, तो कुछ क्रिटिक ये मानते हैं कि ये इनके सानेट कब लिखे गए थे, जब पब्लिश तो 1609 में हुए थे, लिखे ये तब गए थे जब प्लेग का दौर फैला था, उसमें प्ले उले लिखा जाना बंद कर दिया गया था। ये लगभग आप ये मान के चलें 1519 के आसपास का है, 1519 के आसपास का, 91, 92, 93 इसी आसपास में ये माना जाता है कि ये सब सानेट इन्होंने अपने कुछ लिखे होंगे। तो 92 में ग्रीन का अटैक भी इनके ऊपर पड़ा था, भाई प्ले इनके चल नहीं रहे थे, अभी प्ले में इन्होंने जस्ट शुरुआत किया था, और तब तक पता चला रॉबर्ट ग्रीन इनके ऊपर अटैक कर दिए। तो उस छटपटाहट में कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि वो उस छटपटाहट को इस सानेट में इन्होंने एक्सप्रेस किया है। अब जैसे आप ये लाइन देखें, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैंस आई, मतलब डिसग्रेस, मतलब डिसग्रेस में, समझ रहे हैं, फॉर्चून्स मैंस आई, फॉर्चून्स मैंस आई, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि डिसग्रेस में, फॉर्चून मैन की आई में, और ऐसी सिचुएशन यहाँ ये ऐसी बन रही है कि इनको ये सिचुएशन ऐसे लग रही है जैसे इनके ऊपर जो है, इनको अपने स्टेट से बाहर निकाल दिया गया है। इनका जो भाग्य था, इनकी जो कंडीशन थी, इनकी कंडीशन ऐसे बन रही है कि जैसे आप किसी स्टेट में आप रह रहे हैं और आपको अपने देश से बाहर निकाल दिया गया हो। तो इनका स्टेट क्या था, शेक्सपियर का स्टेट क्या था, इनका ड्रामा था, इनके वर्क थे, ये राइटर थे, और राइटर के लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया कि ये राइटर कैसे बन सकते हैं, दूसरों की जो है कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनका राइटर वाला स्टेट था, उस स्टेट से इनको बाहर कर दिया गया। अब सोचो इनके मन में क्या छटपटाहट आई होगी। तो वो छटपटाहट इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। फिर इन्होंने अगले में क्या बोला है, अब जब इनको इनके स्टेट से बाहर कर दिया गया, ठीक है, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ऐसा किसी क्रिटिक के थ्रू है, जो मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जितने भी इंटरप्रिटेशन इसके हुए हैं वो सब किसी न किसी क्रिटिक के थ्रू हुए हैं। तो जो ये इंटरप्रिटेशन आपको बताया जा रहा है किसी क्रिटिक की ही देन है। फिर अगली लाइन क्या बताई जा रही है, अगली लाइन आपको बताई जा रही है, एंड ट्रबल डील्स हेवन विद माई बूटलेस क्राइज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेथ। अब यहाँ पे आप देखें कि जब आप बड़े परेशानी में होते हैं तभी आपको गॉड याद आते हैं, ठीक है। तो इनकी भी अवस्था वही थी, इनके ऊपर अटैक पड़ा ग्रीन का, अब इनके ऊपर वो हार्ट अटैक जैसे था। तो अब इनको हेवन की याद आई, अब हेवन की याद आई, तुरंत याद आई, भगवान इतना जल्दी कहाँ सुन लेते हैं भाई, वो तो सब सारी चीज़ें सिस्टम के अकॉर्डिंग टू चल रही हैं। तो अब इनको लगा कि हेवन अब क्या हो गया, वो हमारी आवाज़ों को सुन ही नहीं रहा है, वो डीप हेवन इन्होंने इनको बोल दिया। ठीक, यहाँ पे इन्होंने इसको डीप हेवन बोल दिया, पर्सनिफिकेशन इन्होंने इसको यहाँ पे कर दिया। अभी खैर फिगर ऑफ स्पीच की लास्ट में टोटल चर्चा की जाएगी, यहाँ चर्चा करके हम उसके फ्लो को ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। और बूटलेस क्राइज का मतलब ये हो जाएगा कि निरर्थक, मतलब ऐसा आप काम कर रहे हैं उसका कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा है, इनके स्टेट से इनको बाहर कर दिया गया है। वो मनोदशा ये भगवान से चाहते हैं कि भगवान इनकी मदद करें, पुकार लगाते हैं, उस पुकार का कोई असर नहीं निकलता है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेथ, फिर ये अपने ऊपर देखते हैं, फिर कहते हैं अरे मेरा दुर्भाग्य, बताओ सब कुछ चला गया, भगवान भी नहीं साथ दे रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, अपने फेथ को ये कर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पहली 4 लाइन है, पहली 4 लाइन में क्या है कि इनके स्टेट को बाहर किया गया है, ये जो आउटकास्ट हुआ है। अब आगे आप देखेंगे, इसी जो आगे आपकी बढ़ेगी कहाँ तक, लाइन नंबर 9 तक, लाइन नंबर 9 तक इसी आउटकास्ट को ही जस्टिफाई किया गया है, इसी आउटकास्ट के बारे में ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो पोएम को पढ़ना और उसकी लाइनों को कोरिलेट करना और उसका मज़ा लेना, जब तक आपको यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, आप इसका एसेंस समझेंगे नहीं, तब तक जो है ये आपके दिमाग में टिकेगा नहीं। तो पहला क्या हुआ,
पहले ये हुआ कि इनके जो इनकी एक अवस्था थी उससे इनको बाहर निकाल दिया गया। अब इनको जो है भगवान याद आने लगे, भगवान याद आने लगे। भगवान जब इनका सहयोग नहीं किए तो ये अपने भाग्य को कोसने लगे। तो ये 4 लाइनों में इनकी जो है वो हो जाती है। अब आगे आप पढ़ें। अब देखिए 5वीं लाइन कहाँ से शुरू होती है। 5वीं लाइन आपकी यहाँ से शुरू होती है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy, contented least। अब यहाँ आप देखें, जो आउटकास्ट इनका हुआ था उसी आउट का, और भगवान इनकी मदद नहीं किए, तो अब इनके मन में क्या है। अब जैसे अब ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या किससे हो रही है कि जिसके पास जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी, पोइटिक वाली सारी फैसिलिटी मुझको मिलना चाहिए था, अब उससे ये बाहर हो गए। बाहर हो गए तो भगवान को याद किए, अब भगवान इनको नहीं दिए। अब जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उस चीज़ की आपको कमी खलती है। तो यही बोल रहे हैं कि विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। कहने का मतलब जो व्यक्ति अपनी होप से रिच है, होप में अपने वो रिच है, उसके पास आशाएं खूब हैं, ये उसकी कल्पना करते हैं कि काश मेरे पास जो है ऐसा सिचुएशन होती, ऐसी कंडीशन होती कि जैसे एक होपफुल मैन के पास जो है खुश रहने का एक अवसर होता है, वैसी सिचुएशन मेरे पास होती। फीचर्ड लाइक हिम, ये जो है कहने का मतलब ऐसे फीचर्ड की कल्पना करते हैं। लाइक हिम विद फ्रेंड पोसेस्ड, मतलब ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं कि जिसके पास खूब फ्रेंड्स हैं, खूब मित्र हैं। अब रॉबर्ट ग्रीन जब इनको चापे, और रॉबर्ट ग्रीन भी टैलेंटेड आदमी, अब जैसे ग्रुप में आप ही लोग होते हैं, 2 लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो आप ही सोचते हैं कि यार हम फलाने की तरफ से बोलें कि फलाने की तरफ से बोलें, तो कोई किसी की तरफ से नहीं बोलता है। जो 2 लोग लड़ाई करेंगे तो लड़ाई 2 ही लोगों तक सीमित हो जाएगी। तो 2 लोग उम्मीद नहीं करेंगे कि यार फलाने हमारी तरफ से बोल दें, फलाने हमारी तरफ से बोल दें। वही सिचुएशन यहाँ है। अब इनको याद आने लगा कि यार हमारी कंडीशन ऐसी होती कि जैसे खुश इंसान होता वैसा हो जाता। ऐसे दोस्त की मतलब ऐसे इंसान की होती जिसके पास खूब फ्रेंड्स हों। खूब फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स पजेस्ड का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास फ्रेंड्स की संख्या खूब हो, खूब फ्रेंड्स हो उनके पास, ऐसी स्थिति होती। मतलब इनको लग रहा है कि मेरा सपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई मेरे सपोर्ट में बोले। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है इनकी ऐसी आ रही है। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। अब ऐसे व्यक्ति की जो है यहाँ पे क्या की जा रही है, ऐसे व्यक्ति के आर्ट की और उनके स्कोप की, मतलब उसके क्षेत्र की, इनके मन में ऐसी ऐसी और डिजायर आ रही है कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसके जिसके पास काफ़ी आर्ट है। आर्ट का मतलब जो बहुमुखी, जिसमें प्रतिभा है, समझ रहे हैं। और उस मैन का स्कोप है। जैसे जब आपके पास बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न आप होंगे तो आपका स्कोप वाइड होगा। अब ये उससे तुलना कर रहे हैं। कुछ क्रिटिक्स तो यहाँ तक बोले हैं कि ये जो 5 से 8 लाइन है ये जेलसी वाली लाइनें हैं, ये जेलसी एक्सप्रेस करती हैं। समझ रहे हैं। विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। अब ये लाइन इनको थोड़ा पेसिफाई करती है। समझ रहे हैं, ये लाइन इनको थोड़ा पेसिफाई करती है। चलिए अब अगली लाइन आप देखें। अब देखिए यहाँ लाइन जो है, लाइन नंबर 9 आप देखें। अब लाइन नंबर 9 से आपका चेंजेज आएगा। कैसा चेंजेज आएगा बताइए। लाइन नंबर से आपके चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो चेंजेज वो कैसे शुरू हो जाएंगे बताओ, हमने आपको बताया था। कमेंट करके सारे लोग बताइए ज़रा, बताएं आप लोग। लाइन नंबर 9 में कैसे आपको कैसे चेंजेस मिलते हैं, बताइए। क्या चेंजेस उसको लाइन नंबर 9 में आपको क्या चेंजेस मिलते हैं, वो चीज़ अभी हमने आपको बताया था।
बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट आप लोग करें। देखो, लाइन नंबर में क्या है, विचारों में आपको परिवर्तन मिलता है। ये थॉट में भी शिफ्टिंग मिलती है, ग्रामर में भी आपको शिफ्टिंग मिलती है। अब ग्रामर में आप देख रहे हैं, आई थिंक मेन क्लास आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं, मेन क्लास आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लास की यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि एट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे आपका ये ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले रेफरेंस में ये आपका जो है माना जाएगा। लास्ट में देखेंगे फुल स्टॉप 14वीं लाइन के बाद ही आपको मिलेगा। तो इसमें जो है एट वाली लाइन की यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे आपके थाट जो है चेंज होंगे। और आप इसकी मीनिंग देखें, एट इन दीज थाट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो ये थाट हैं, ये थाट इनको लगता है कि यार जो ये मैं कल्पना कर रहा हूँ ये तुच्छ सा विचार है, ये ऐसा विचार जो है, ये विचार लगभग तुच्छ सा है। और यहीं पे इनको जो है, ये देखिए, आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। और उसके बाद तब ये अपनी चीज़ों पे विचार करते हैं, अपनी अवस्था पे विचार करते हैं, अपने स्टेट पे विचार करते हैं। समझ रहे हैं। और तब ये आगे आप देखेंगे लाइन नंबर जो है, आगे देखिएगा, लाइन नंबर 11 में ये अपनी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, लार्क से करेंगे। यहाँ देखें, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग फ्रॉम सोलन अर्थ सिंग्स हिम्स एट हेवेंस गेट। अब ये बताते हैं, अब इनके मन में जो है ऑप्टिमिज्म आ रहा है धीरे धीरे। फिर इनको ये लगता है कि जैसे लार्क लार्क पक्षी होता है, लार्क पक्षी यहाँ जो सिंबल का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। वो जैसे एक लार्क पक्षी को यहाँ पे ये माना जाता है कि जैसे उदासी को ये ख़त्म करने वाला सिंबल है। जैसे नाइट के बाद जब आपका डे होता है तो ये माना जाता है कि जो जो हेवन का गेट होता है, ये वहाँ तक जा कर के ये जो है हिम्स गाता है। कौन, लार्क। तो ये माना जाता है। उसके पहले आपने देखा होगा कि इनके मन में फिर विचार आया कि जो मेरे पास चीज़ें हैं, क्यों ना उनको सोच करके खुश रहा जाए। फिर अपनी कंडीशन जो है, अपने स्टेट को ये जो है सोचते हैं। फिर उसके बाद अपनी तुलना इन्होंने लार्क से की है कि जैसे लार्क रात के अंधेरे को ख़त्म करते हुए ऊपर जाता है, फिर वो ब्रेक करता है उसको, वैसी सिचुएशन क्यों ना जो है उसके बारे में सोचा जाए। अब आगे आप लास्ट में देखें क्या आता है। देखो लास्ट में फिर आपको क्या मिलेगा, ये देखिए, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अब इनको अपने जो है, जो इनका जो प्रेम है, जो इनका लव है, ये उसके बारे में जो है सोचते हैं। उनको लगता है कि जब मेरे पास ऐसी प्रेम जैसी संपत्ति है तो मुझे और दूसरे किसी जो है किसी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। मतलब जैसे जो किंगडम है यार, किसी के पास राज जो है राजशाही है, तो वैसी सिचुएशन की मुझे क्या ज़रूरत है जब मेरे जीवन में प्रेम है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या है, इन्होंने प्रेम को सुपर माना है। लास्ट में हमने आपको क्या बताया था कि एपिग्रामेटिक फीलिंग आएगी, लास्ट में चेंज ऑफ थॉट आएंगे 2 लाइन के बाद। तो शुरुआती लाइनों में आपने जो है 9 लाइन तक आपने देखा होगा, 9 लाइन के ऊपर तक इनके मन में बड़ा बिछोह रहता है, बड़ी पीड़ा रहती है कि मुझे अपने स्टेट से बाहर निकाल दिया गया है, मेरी सारी चीज़ें जो है नष्ट हो गई हैं। भगवान से ये मदद मांगते हैं, भगवान से मदद नहीं मिलती है। जो चीज़ इनके पास नहीं रहती है उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि काश मेरे पास ये होता, ऐसे दोस्त होते, ऐसी होप होती, ऐसी मेरे पास विल पावर होती। लेकिन फिर जो ये 10वीं लाइन से फिर इनके मन में विचार आता है कि जो चीज़ मेरे पास है क्यों ना उसको सोच करके खुश हुआ जाए, दुखी रहने का क्या मतलब है। तो फिर ये लास्ट में जो है लव के बारे में सोचते हैं, फिर वो उसकी तुलना करते हैं कि जो इनके पास एक प्रेम है, लव है, ये उसको सोच करके खुश होना कि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ इनके मन में आता है।
तो ये इसका जो है आपका एक्सप्लेनेशन रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ देखिएगा, जैसे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हेवन, हेवन यहाँ पे आपका जो है सिंबल हुआ है। ये हेवन आपका जो है कहने का मतलब मॉरल थॉट को हाई करने के लिए यहाँ पे हेवन को सिंबलाइज किया गया है। लार्क भी एक टाइप का सिंबल है। क्या सिंबल है? लार्क ऐसा सिंबल है कि आपका जो है वेक करने के लिए या जो है खुशी की लहर लाने वाला ये ऐसा जो है पक्षी माना जाता है। ये इसका जो है आपका सिंबल पैदा करता है। अब उसके बाद आप लिटरेरी डिवाइसेज यहाँ पे देख लें, पोएटिक डिवाइसेज या आपके लिटरेरी डिवाइसेज। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। अलिट्रेशन का यूज़ यहाँ पे आपको काफ़ी जगहों पर मिलेगा। अब अलिट्रेशन का यूज़ आपको यहाँ देखें, लाइन नंबर 2 में मिलेगा, ऑल एलोन, ऑल एलोन, समझ रहे हैं। अब जैसे ए और ए इसकी रिपीटिशन हो रही है। लाइन नंबर 9 में आपको मिलेगा दीज थाट्स, ये देखिए टी और ये टी, समझ रहे हैं। लाइन नंबर 10 में फिर आपको अलिट्रेशन मिलेगा, थिंक ऑन दे एंड देन, ये टी फिर टी फिर टी, देख रहे हैं। फिर लाइन नंबर 11 में आपको क्या मिलेगा? आपको फिर अलिट्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे देखें लाइक, फिर ये द, फिर ये लार्क, मतलब एल और फिर एल, समझ रहे हैं। एल एल की यहाँ पे आपको रिपीटिशन मिल रही है। फिर यहाँ पे आप देखें सोलन और सिंग्स, एस और एस, इसकी रिपीटिशन आपको मिल रही है। तो ये इनके जो है लाइन नंबर 2 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं? एलिट्रेशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि एपोस्ट्रॉफी का भी यूज़ इन्होंने किया है, समझ रहे हैं। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ देख लीजिए कहाँ कहाँ हुआ है। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ इन्होंने किया है, लाइन नंबर 10 में आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ मिलेगा। हैप्पली आई थिंक ऑन दी, फॉर दाई स्वीट लव, मतलब लाइन नंबर 13 में और लाइन नंबर 10 में आपको जो है एपोस्ट्रॉफी का यूज़ मिलेगा। देखो सिजरा मिलेगा, कामा होता है, समझ रहे हैं। तो ये कामा वामा जानने की बहुत ज़रूरी नहीं है, ये भी हालांकि पोएटिक डिवाइस में आता है, लेकिन इनको उतना जानना ज़रूरी नहीं है। अब लाइन नंबर 6 में सिजरा मिल रहा है, 10 में सिजरा मिल रहा है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है, फिर भी बताने को बता दिया जा रहा है, आप देख लें। एक आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है डाइकोपिया। डाइकोपिया क्या होता है? मतलब वर्ड की सेटिंग, जैसे मान लीजिए एक फ्रेज हमने यहाँ पे ऐसा लिखा, फिर इन्हीं शब्दों से एक हमने दूसरा शब्द यहाँ पे बना दिया, दूसरा फ्रेज बना दिया। तो ये जो सेटिंग आप ऐसी बनाते हैं इसी को डाइकोपिया बोला जाता है। तो ये देखें आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, आपको ये देखिए यहाँ पे मिलेगा। लाइक हिम एक फ्रेज था, अब इसी फ्रेज से आप ये देख लीजिए दूसरा बन गया। मैंस, अब ये मैंस, समझ रहे हैं, ये इसी से आपका ये दूसरा बन गया। लाइन नंबर 6 में आपको मिलेगा डाइकोपी, और लाइन नंबर 7 में भी आपको क्या मिलेगा? डाइकोपी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। एक चीज़ आप हमको ये ज़रा बताएं, इंजैबमेंट क्या होता है? इंजैबमेंट क्या चीज़ होती है, बताओ। इंजैबमेंट क्या होता है? देखिए इन्होंने बताया है, नील आदित्य ब्लॉग, रन ऑन लाइन, इन्होंने बताया है कि इंजैबमेंट क्या होता है? रन ऑन लाइन होता है। हाँ, इन्होंने सही बताया है। देखो इंजैबमेंट क्या होता है? रन ऑन लाइन। तो रन ऑन लाइन क्या चीज़ होती है? रन ऑन लाइन उसको बोलते हैं जिनमें पाज नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे जब सेंटेंस आपका एक ही है तो बहुत कम ही आपको पाज मिलता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपको इंजैबमेंट कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जो है लाइन नंबर 11 12 में एराइजिंग, ये फॉर्म यहाँ पे आपको मिलेगा। 13 14 में आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको इंजैबमेंट आपको मिलेगा। फिर हाइपरबली का यूज़ देख लें, आपको कहाँ मिलेगा? हाइपरबली भी आपको कई जगहों पर मिलेगा। अब जैसे हाइपरबली आपको मिलेगा लाइन नंबर 2 में, ठीक है। फिर आपको लाइन नंबर 3 में मिलेगा, फिर 8 में मिलेगा, फिर 11 एंड 14 में फिर आपको जो है हाइपरबली मिलेगा। पर्सानिफिकेशन आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। पर्सानिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? तो पर्सानिफिकेशन जो है स्टार्टिंग में ही हमने आपको एक जगह बताया था, चलिए देखिए उसको नीचे देख लिया जाए। आप यहाँ देखें लाइन नंबर 1 में ही आपको पर्सानिफिकेशन मिल जा रहा है, समझ रहे हैं। आइए डी फेबन, लाइन नंबर 3 में आपको एक और पर्सानिफिकेशन मिल रहा है।
तो आपको यहाँ पे पर्सनिफिकेशन भी मिल रहे हैं। ठीक, चलिए और आगे चर्चा करते हैं। देखो सिम्बली कई जगहों पर आपको मिलेगा जहाँ लाइक एज लगे हैं वो आपके तुरंत सिम्बली में कंपेरिजन वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, सिम्बली क्या होती है? सिम्बली कंपेरिजन होती है, लेकिन डी सिमिलर ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन को ही सिम्बली बोला जाता है। अगर जो वो डी सिमिलर नहीं है, सिमिलर है, जैसे राम इज एज ब्रेज एज श्याम, तो राम भी ह्यूमन बीइंग है, श्याम भी ह्यूमन बीइंग है, तो एज लगा है, लेकिन ये सिमिली आपका नहीं माना जाएगा। सिमिली होने के लिए जो आपके टीनर और वकील होते हैं वो डी सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए। अब जैसे यू आर लाइक लायन, तो यू आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपकी तुलना किससे की जा रही है? नॉन ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, तो कंपेरिजन क्या हुआ? डी सिमिलर हुआ। तो ये जो डी सिमिलर ही होगा तो ही आपका जो है बोला जाएगा। अब आगे आप जब बढ़ेंगे तो आपको सीनक डकी भी मिलेगा। अब आप हमको बताइए सीनक डकी आपको कहाँ मिलेगा? इतना जो आपने पढ़ा है उसमें आपको सीनक डकी कहाँ दिखा? बताइए। आइए, सीनक डकी होती क्या है पहले आप ये क्लियर करो। सीनक डकी होती क्या है पहले आप ये बताइए। सीनक डकी क्या होती है, कौन बताएगा? कमेंट करें जल्दी आप लोग। बोलिए, कमेंट करिए जल्दी से आप लोग। सीनक डकी क्या चीज़ होती है? पार्ट फॉर होल और होल फॉर पार्ट। हाँ, ये सीनक डकी आपका होता है। ठीक, तो पूरी पोएम जब आपने पढ़ा है तो कहीं ऐसा चीज़ यूज हुआ कि ह्यूमन बीइंग के लिए पूरा ह्यूमन बीइंग न लिख करके उसके किसी बॉडी पार्ट का नाम लिखा गया हो? बताइए, इस पूरी पोएम में कोई लाइन आपको ऐसी दिखी कि जहाँ ह्यूमन बीइंग के लिए ह्यूमन बीइंग पूरा न बोल करके उसे किसी उसके किसी बॉडी पार्ट का यहाँ पे जिक्र हुआ है? चलो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, बताओ। बताइए। ये देखो दीप शिखा शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया है, मेनसाई यहाँ पे आपको मिलेगा। अब मेनसाई का मतलब क्या होगा? आई जो यहाँ पे आंख बताई गई है, आदमी की आंख, तो आदमी की आंख का मतलब आदमी सिर्फ आंखें ही नहीं देख रही है, मतलब पूरा इंसान आपको देख रहा है। तो आपने क्या यूज किया? होल के लिए आपने पार्ट यूज किया, होल के लिए आपने पार्ट यूज किया, पार्ट फॉर होल यहाँ पे आपका अप्लाई होता है। अब देखो सीनक डकी आपका यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए सीनक डकी लाइन नंबर 1 में ही आपको सीनक डकी मिल जा रहा है। मैन साई यहाँ पे आपको सीनक डकी मिल जाएगा। देखो एक आपका जो है वो होता है, क्या होता है? मेटाफर। मेटाफर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो मेटाफर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेटाफर अपने में अम्ब्रेला टर्म है। मेटाफर अपने में एक बहुत बड़ी व्यापक चीज़ है। मेटाफर की एक थियरी होती है, तो वहाँ पे मैं उसके बारे में ज़्यादा डीप में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ। बहुत संक्षिप्त, तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो मेटाफर अम्ब्रेला टर्म है, और मेटाफर के अंतर्गत वो सारे आपके फिगर ऑफ स्पीच आ जाते हैं जिनमें टेनर और वकील होता है। अब उसको टेनर वकील के नाम से आप बोलते न हो, जैसे सीनिक डकी, सीनिक डकी भी मेटाफर का ही पार्ट माना जाएगा। अब जैसे एक टेनर क्या हो गया, एक वकील क्या हो गया, मैंने पक्ष विपक्ष दो आप बना ले गए, एक आंख हो गई और दूसरा इंसान हो गया। मेटोनमी भी जो आप जिसको आप चेंज ऑफ नेम बोलते हैं, ये भी मेटाफर का ही पार्ट होता है। सिमिली भी मेटाफर से ही पैदा हुई है, टेनर वकील आपको यहाँ पे भी मिल जा रहा है। पर्सानिफिकेशन भी आप उसको मेटाफर का ही पार्ट मानते हैं। तो मेटाफर की एक मेटाफर आपका जो होता है, ये आपका एक टाइप का वो ऐसे इसमें सारे फिगर ऑफ स्पीच आ जाएंगे जिनमें आपको टेनर वकील मिलेगा। टेनर वकील का मतलब क्या होता है? एक तुलना करने वाला और जिससे तुलना की जाए। तो ऐसे जितने मैं फिगर ऑफ स्पीच बोला हूँ, ऐसे और आप फिगर ऑफ स्पीच दो चार और बताओ कि जिनमें कंपेरिजन होता हो। बताइए, कंपेरिजन वाले और कौन से जो है फिगर ऑफ स्पीच हैं? वो सारे इसके मेटाफर मतलब मेटाफर के अंतर्गत आ जाएंगे, वो सारे मेटाफर की ब्रांच माने जाएंगे। चलो दो चार एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी करिए, बताओ।
दो चार आप ऐसे हमको एग्जाम्पल बताएं। सिमिली, देखिए शालिनी पाल जी ने एक सिमिली बताया है। हाँ चलो, इनमें भी कंपेरिजन होता है। और बताइए किस में कंपेरिजन होता है। हम्म, देखो उन्होंने कंसीट भी बताया है। चलो और बताइए। और आप लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी। देखिए मैं आपको इन्वॉल्व इसलिए करवाता हूँ कि जो चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ आप समझ रहे हैं। बताइए। अच्छा, एक बार सारे लोग जो है चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, खुद भी कर लीजिएगा और भी लोगों से करवाइएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और जो शेयर करना होगा, शेयर वेयर जहाँ भी करना होगा, मैक्सिमम आप शेयर कर दीजिएगा। बताओ। देखो आप लोगों ने उत्तर सही किए हैं। अब जैसे इसमें मेटाफर हमने बताया ही, हमने आपको सिम्बली बताया ही, सेनेक्टकी इसमें बताया ही, मेटोनमी हमने इसमें आपको बताया ही। समझ रहे हैं। तो जिनमें भी आपको तुलना मिलेगी वो सब सारे आप मेटाफर के अंतर्गत रख सकते हैं। मेटाफर अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है। ये इसलिए ये क्वेश्चन आपको क्यों बताया गया, इसको बताने से फ़ायदा क्या हुआ। चलो ठीक है, मैंने आपको ज्ञान दिया, लेकिन इस ज्ञान देने से आपको फ़ायदा क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन या जो मैं ये इतना देर आपसे चर्चा किया इस बिंदु पर, ये मेटाफर के बारे में, मेटाफर की थियरी के बारे में, ये सब चीज़ बताने में ये क्यों ज़रूरी था, मतलब क्यों हमने आपको इसको बताया, इसका यूज़ क्या है। हाँ देखो, पर्सानिफिकेशन भी एक लोगों ने बताया है। पर्सानिफिकेशन भी इसी के अंतर्गत आएगा। बताइए, ये जो मैंने ज्ञान दिया, इस ज्ञान की क्या ज़रूरत थी, इस ज्ञान देने से क्या फ़ायदा हुआ आपका। परीक्षा में कौन सा फ़ायदा हुआ, चलो सब छोड़ो, परीक्षा के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, परीक्षा में कौन सा फ़ायदा हो गया बताएं। परीक्षा में कौन सा फ़ायदा हो गया। देखिए जो भी नॉलेज दी जाती है, अगर जो उस नॉलेज का आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर नॉलेज फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको ये थियरी बताया, तो इस थियरी बताने से परीक्षा में क्या फ़ायदा होगा, तो परीक्षा में ये फ़ायदा होगा, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको लग रहा है, आपके मन में हो रहा है कि यार टेनर वकील मिल रहा है, लाइक नहीं है, मेटाफर ये भी हो सकता है। ठीक है। मेटाफर आपका ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल में मेटाफर भी दिया है, वो भी दिया है, तब आप मेटाफर को टिक करिएगा कि जो है रेसेंट वाले को टिक करेंगे। तो इसीलिए बताया गया है कि हमेशा अम्ब्रेला टर्म को नहीं टिक किया जाता है। जब जैसे मान लो जो मेटाफर भी है, आपको पर्सानिफिकेशन भी दिया है, तब मेटाफर को आप टिक नहीं करेंगे, तब टिक करेंगे पर्सानिफिकेशन को। अम्ब्रेला टर्म को, बड़ी चीज़ को तब टिक किया जाएगा जब छोटी चीज़ ना हो। अब जैसे आप हमको सिंपल सा ये बताओ, जैसे आप पत्र लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, रजिस्ट्री वजिस्ट्री अभी भी आप लोग करते होंगे, स्पीड पोस्ट वोस्ट। अब आपसे पूछा गया कहाँ के रहने वाले हैं, आप बताते हैं यूपी में। यूपी में कहाँ के, तब आप बताते हो लखनऊ के। लखनऊ में कहाँ के, तब आप जो है लखनऊ का बताएंगे अमीनाबाद, या जो है कैसरगंज, या कैसर बाग, इस टाइप का आप कुछ वहाँ का लोकल का प्लेस बताते हैं। ठीक है। अब आपसे अगर जो कोई पूछे कि भैया जी आप कहाँ रहते हैं, लखनऊ, वहाँ यूपी में रहते हैं कि लखनऊ में रहते हैं कि कैसर बाग में रहते हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको दे दिया गया, आपसे पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, आप लखनऊ में रहते, वो यूपी में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, कैसर बाग में रहते हैं, कि इनमें से कहीं नहीं रहते हैं। बताइए आप आंसर क्या करेंगे। आप यूपी में भी रह रहे हैं, आप लखनऊ में भी रह रहे हैं, आप कैसर बाग में भी रह रहे हैं, तो ऐसी सूरत पे आपको, आप कौन सा आंसर करेंगे आपके सामने अगर जो ये चार ऑप्शन रखे गए तो। बताओ।
और लोग कमेंट करिए। देखो ये शहनाज खान ने आंसर बड़ा सटीक किया है। इन्होंने लिखा कैसरबाग। जब छोटी चीज़ मौजूद रहती है तो हमेशा छोटी चीज़ पे ही जो है टिक किया जाता है। अब इससे ये परिलक्षित होता है, इससे ये पता चलता है, इससे ये नोन होता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको यूपी के बारे में भी जानकारी है, लखनऊ के बारे में भी जानकारी है और कैसरबाग के बारे में भी उसको जानकारी है। तो ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने वाले के दिमाग को भी समझना चाहिए। अब जैसे बहुत परीक्षा जब आप देंगे तो आपको बहुत फिगर ऑफ स्पीच ऐसे लगेंगे जैसे मेटाफर भी, ये सिनेक्डकी भी है, वैसी सूरत पे क्या करेंगे, तब आप सिनेक्डकी को चूज़ करिएगा, तब मेटाफर को आप चूज़ नहीं करेंगे। हाँ, सिनेक्डकी एग्जाम ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप मेटाफर लगा दो उसको। तो हमेशा छोटी चीज़ों को टिक करना चाहिए। यही यही हाल आपको ग्रामर में करना है, यही हाल आपको लिटरेचर में करना है, और यही हाल लिटरेरी टर्म्स में होता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब जैसे इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे वोकैब पे चर्चा कर लेते हैं। वोकैब में क्या है यहाँ पे, अब जैसे बूटलेस, ये बूटलेस यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ये आर्केइक वर्ड है, ये आर्केइक यूज़ है। आर्केइक यूज़ का मतलब क्या होता है बताओ। लिटरेरी टर्म्स में हमने ए अल्फा वो आपको आर्केइक यूज़ बताया है। अब जैसे बूटलेस ये बोला जाएगा आर्केइक यूज़ है, तो इस आर्केइक यूज़ का मतलब आप क्या समझेंगे बताइए। पढ़ाई का मतलब ही यही होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो जो पुरानी आपने पढ़ी है उसका यूज़ आप प्रेजेंट वाली पढ़ाई में कर ले जा रहे हैं कि नहीं कर ले जा रहे हैं। अगर जो कर ले जा रहे हैं तो आप सफल हैं, नहीं कर ले जा रहे हैं तो आपको अपने मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है। अब आर्केइक क्योंकि आपको पढ़ाया गया है, अब बताइए कि आर्केइक का मतलब क्या होता है। ऑब्सोल्युटी। चलो आउट ऑफ फैशन। तो आर्केइक होने के लिए सिर्फ आउट ऑफ फैशन का होना ही ज़रूरी है कि और एक आध शर्त है इसके साथ, बताओ। कोई वर्ड का आर्केइक होने के लिए क्या सिर्फ उसका आउट ऑफ फैशन ही होना ज़रूरी है या और कोई चीज़। आउट ऑफ फैशन, ऑब्सोल्युटी। हाँ, कहने का मतलब पुराना शब्द तो होना चाहिए। जैसे शेक्सपियर ने जब इसको यूज़ किया है तो शेक्सपियर के टाइम में ये वर्ड यूज़ नहीं होता था। उन्होंने जो है ओल्ड इंग्लिश से, चाउसेरियन पीरियड से ये सब वर्ड्स लिए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, पुराने शब्दों को ही ले लेना आर्केइक नहीं बोला जाएगा। जो पुराने शब्द आप लिए हैं वो पुराने शब्द प्रचलन में ना हो। कहने का मतलब जब शेक्सपियर ने इस सॉनेट को लिखा होगा तो उस जमाने में ये वर्ड प्रचलन में नहीं रहा होगा। तो पुराना और प्लस आउट ऑफ फैशन, ये जब दोनों मिला देते हैं तब उसको आर्केइक बोला जाता है। और आर्केइक वर्ड होते हैं, समझ रहे हैं। और आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म होता है। तो क्रिटिज्म में क्या होता है, क्रिटिज्म में इन्हीं आर्केटाइप वर्ड्स की स्कैनिंग होती है। और जो ये काम करता है उसको आर्केटाइप क्रिटिक बोलते हैं। जब ये काम होगा तो आर्केटाइप जो क्रिटिक होगा वो करेगा क्या, तो ये जो है क्रिटिज्म वाला वो काम करेगा। और उसके परिणाम स्वरूप क्या निकलेगा कि आर्केइक वर्ड आपको मिलेंगे किसी के क्रिएशन में, फिर आपको आर्केइक वर्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बूटलेस है लाइन नंबर 3 में आपको जो मिल रहा है ये आर्केइक वर्ड माना जाएगा। ये शेक्सपियर के ज़माने में यूज़ नहीं होता था। बूटलेस का मतलब ये होता है कि आशा रहित, मतलब इसमें आपको कोई होप वोप ना हो। देखिए हैं तो बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ कि जितने में आपकी गाड़ी निकल जाए। अब देखो एक लार्क पक्षी होता है, लार्क भी यहाँ की शब्दावली में आप मान सकते हैं लाइन नंबर 11 में आया है। इस लार्क का क्या मतलब होता है, लार्क का मतलब ये होता है कि एक चीज़ का ऐसा ये सिंबल है कि जो आपको खुशी दे, जो आपके कंडीशन को चेंज करे। ये यहाँ पे इस टाइप के सिंबल को माना जाता है, समझ रहे हैं।
एक वर्ड यहाँ पे आपका ये सोलेन आया है, समझ रहे हैं, ये भी आपका जो है इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसकी क्या मीनिंग होती है बताइए। सोलेन का मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग आप निकालेंगे? ऊपर जब हमने एक्सप्लेनेशन दिया था तो आपको बताया था, इसकी मीनिंग क्या निकालिएगा बताएं। बताइए क्या निकलेगा। देखिए एक लोगों ने आंसर किया है उदास, और लोग करिए। बोलिए। देखो सेलेन की दो मीनिंग होती है, लिटरेचर में इसकी मीनिंग अलग होती है, नॉर्मल वे में इसकी अलग होती है। नॉर्मल वे में क्या होता है, आपको ये बैड मूड माना जाता है, लिटरेचर में ये डार्क या अनप्लीजेंट वाली फीलिंग देता है। तो यहाँ पे इसका जो है ग्लूमी से मतलब निकलेगा, यहाँ पे आप इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, डार्क या अनप्लीजेंट, इन सब टाइप की जो है चीज़ों से आपका यहाँ पे ये मतलब निकलेगा। अब देखो शार्ट में आपने क्या समझा, आपका पोएम हो चुका है। देखो शार्ट में आपने क्या समझा इसके बारे में। शार्ट में आपने यही समझा कि 14 लाइन की आपकी एक पोएम है और इसमें शेक्सपियर ने पारंपरिक पैटर्नों को अप्लाई नहीं किया है। राइम सबसे पहली छेड़छाड़ उन्होंने क्या की, व्हेन देन वाला पैटर्न इन्होंने गायब किया। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की कि राइमिंग स्कीम से इन्होंने छेड़छाड़ कर दी है। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या की है, नोटेबल जो चीज़ें होती हैं, इन शार्ट में आपको समरी दे रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे स्टेट वर्ड आया है, स्टेट, उसकी 3 मीनिंग इन्होंने बताई है। उन 3 मीनिंगों पर आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद इस पर इन्होंने जितने भी फिगर ऑफ स्पीच बताए हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉन्ग सेंटेंस इसका है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली कहाँ पे ध्यान देंगे, लाइन नंबर 9 और 10 पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको जो है चेंजिंग आपको यहाँ से आपको मिलती है। तो ये इतना आपका रहा और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है उपयोगी लगा होगा। ठीक है, फिर इसको ख़त्म किया जाए। थैंक्स।